असल में जो मैंने आपको मौदू किया आज, जो तकलीफ दी आपको, इट इज़ रिगार्डिंग द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ नॉन लोकल्स। हम अपना मौक़िफ़ आज, हमने पहले भी बयानों के ज़रिए जो है वो मौक़िफ़ क्लियर किया है, लेकिन आज हम रूबरू प्रेस के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं। मेरे बाईं साइड पर हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ साहब हैं। आपको मालूम होगा मोहम्मद अशरफ साहब लॉ सेक्रेटरी रहे हैं लगभग 4-5 साल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि जो लीगल पोजीशन है ऑन नॉन लोकल्स ये क्लियर कर दें, और फिर उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट आर वर्जन ऑफ द इवेंट्स। सर, जो ये अभी चल रहा है इस वक्त, ये कंट्रोवर्सी, इट इज़ द रिजल्ट आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त ये शुरू हो गई है, ये इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जेएंड की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दे दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि कोई 25 लाख वोट यहाँ बढ़ रहे हैं। नॉन लोकल्स के स्टूडेंट्स का नाम भी उन्होंने ले लिया, आर्म्ड फोर्स का नाम भी उन्होंने ले लिया। लेकिन जो उन्होंने बोला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ एंड दैट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर लॉ। लॉ ये है कि एज यू नो कि 5 अगस्त से पहले हमें यहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बहुत सारे प्रोविजन वो अप्लाई नहीं हो रहे थे आर्टिकल 370 के तहत, और उसमें एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, गवर्नर कैसे बनेगा, यहाँ इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के कैसे होंगे, किस तरह होंगे, वो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते थे। तो हमारे लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। उसके तहत जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि वन मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज एंड सेकंड दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन जब 5 अगस्त को 370 खत्म हो गया, रन डाउन किया गया, उसके बाद जो वो आ गया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें हमारा जो 57 का जो लॉ था रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, वो रिपील हो गया। और उसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 और 50, वो यहाँ अप्लाई हो गया। अब 50 के तहत जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 है, उसके तहत 2 एलिजिबिलिटीज हैं, 2 कंडीशंस हैं फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज ए वोटर। वन इज 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड सेकंड इज दैट ही मस्ट बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉट द स्टेट, ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या है। आज सेक्शन 19 में ही डिफाइन किया है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या है। सेक्शन 19 में जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 है, उसमें लिखा है कि ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द ग्राउंड ओनली दैट ही ओन्स और पोजेसेस ए डिवेलिंग हाउस। इसका मतलब अगर मकान भी हो किसी जगह, दिस इज नॉट द रीजन, ये ओनली रीजन नहीं है कि उसके लिए कि वो बनेगा वहाँ का रेजिडेंट, ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ही नीड्स मच मोर देन दैट। अब मच मोर देन दैट क्या है, वो सवाल है। वो डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफाइन किया है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। और इसमें लैंडमार्क जजमेंट एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 96 में आई थी, जब मनमोहन सिंह को असम से इलेक्शन लड़ना पड़ा था, एज वो उसके लिए राज्यसभा के लिए होना था। उसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, that ordinary resident in a constituency as mentioned in Representation of People Act 1950 shall mean a habitual resident of that place, habitual resident, not casual, habitual resident of that place, or a resident as a matter of fact and regular, normal and usual course. It means an usual and normal resident of that place. The residence must be permanent in character and not temporary or casual. ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट जो है ये चैलेंज की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया। उन्होंने कहा, ये वहाँ भी इलेक्शन कमीशन में आई मस्ट टेल यू, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दैट दिस इज द करेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ लॉ।
So this the appeal of the election commission was dismissed and the judgment of this Guwahati High Court was upheld. इसलिए जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये समझ लीजिए कि कोई आएगा 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, स्टूडेंट आएगा, कोई लेबरर आएगा यहाँ, या उन्होंने आर्मड फोर्स की बात की, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं बन सकते हैं. इट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर लॉज. लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट एंड हैबिचुअल रेजिडेंट ऑफ द एरिया फॉर वहाँ लिखा है फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम 1 साल 2 साल नहीं है, या कुछ महीने नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, उन्होंने कहा आर्मड फोर्स की बात. जहां तक आर्मड फोर्स की बात है, लॉ में ही सेक्शन 20 में ही बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि उनका कोई चॉइस नहीं है आर्मड फोर्स के लिए. सेक्शन 20 जो सब सेक्शन 3 है, ये मैं पढ़ूंगा. इसमें लिखा है एनी पर्सन हैविंग ए सर्विस क्वालिफिकेशन. अब सर्विस क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब सेक्शन 8 में डिफाइन है. सर्विस क्वालिफिकेशन मीन्स एक ये है बीइंग ए मेंबर ऑफ द आर्मड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. नंबर 2, बीइंग ए मेंबर ऑफ फोर्स टू विच प्रोविजंस ऑफ आर्मी एक्ट अप्लाइज. Number 3, being a member of an armed force of the state who is serving outside that state, and being a person who is employed under government of India in a post outside. So ये जो 4 कैटेगरीज हैं, आर्मड फोर्सेस और अदर फोर्सेस एंड स्टेट फोर्सेस हु आर पोस्टेड आउटसाइड, ये सर्विस क्वालिफिकेशन है. तो सेक्शन सब सेक्शन 3 बोलता है एनी पर्सन हैविंग सर्विस क्वालिफिकेशन शैल बी डीम्ड. उनका कोई चॉइस नहीं है कि वो चेंज करते फिरेंगे अब एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग के हिसाब से. दे आर डीम्ड बाय लॉ, बाय फोर्स ऑफ लॉ, टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच बट फॉर इज हैविंग सच सर्विस क्वालिफिकेशन ही वुड हैव बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑन दैट डेट. सो जहाँ के वो हैं, वो वहाँ के ही ऑर्डिनरली रेजिडेंट तस्वर किए जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्टिंग. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंक्लूजन ऑफ आर्मड फोर्सेस इन दिस डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्डिनरली रेजिडेंट. यहाँ जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने कहा, अब उन्होंने क्यों कहा आई डोंट नो, उन्होंने क्यों क्या कहा, कोई मिसकंसेप्शन उनको हुई, लेकिन फॉर्चुनेटली बाद में एक क्लैरिफिकेशन सामने आ गई. क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं की है, न आर्मड फोर्स की बात है, न स्टूडेंट्स की बात है, न उसकी बात है. तो बाकी ये बेसिकली जो हमारी कल मीटिंग थी, जिस्ट ये है कि लॉ में परमिसिबल है, बट इन ऑर्डर टू गेट टू बी एलिजिबल फॉर वोट इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट. अब सबसे बड़ा चीज़ है कि 15 अक्टूबर को इन्होंने शायद ये कंप्लीट करना है. वी एज अ पार्टी इन ऑल ह्यूमिलिटी नीदर एक्सेप्ट द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट इन टोटलिटी, नीदर डू वी रिजेक्ट. नॉट दैट कि सरकार कोई हमारी एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रही है. वी नो द करंट एडमिनिस्ट्रेशन हियर और इन दिल्ली डज नॉट होल्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ J&K इन वेरी हाई esteem. In fact, they always display contempt and disdain for them. So वो नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों की तरफ देखना है, और हमें लगता है कि द फाइनल टेस्ट इज ऑन 15th of October जब ये होगा. अगर हम अशरफ साहब की बात माने तो 15 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक इतने ह्यूज नंबर्स में लोग बाहर से लाकर डालना नामुमकिन है, जब तक कि सरकार न करे. So it is not the law which is a threat to us. It is not the law of which we are scared. We are scared of those who are implementing the law. On test here is the intentions of those who are as on date running the state here or from the union government. We will wait, we will see what they do. So I repeat, we neither totally accept them nor reject them. Agar hame laga, so what we have thought in our humble capacity, we all of us will go. Agar aisa hua, we will sit on a hunger strike in front of the Parliament of India. And every constitutional, because this war cannot be fought here. This battle cannot be fought here in J&K. इधर से कोई चीज़ नहीं होने वाला है. जो कुछ होना है ये दिल्ली से होना है. हिंदुस्तान के लोगों को बताना है कि साहब, अगर वोटिंग, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, अगर आपको बाहर से लोग यहाँ लाने हैं, देन व्हाई हैव स्टेट्स? एक ही सरकार ऊपर हो, वही तय कर लेगी. द होल आइडिया ऑफ स्टेट्स इज कि स्टेट्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब अगर आप उसमें भी बाकी स्टेट्स के लोगों को लाएंगे, so then what is left?
But I would have thought that we should wait. Well, we have thought that we will wait until the 15th of October and sorry 1st of October and see किस हद तक जो है ये क्या करते हैं उसी हिसाब से if it is a satisfactory outcome, if we believe that nothing has been done which could tantamount to demographic intervention, then it's fine. If we feel that there has been demographic intervention, that the rights of the people of J&K have yet again been compromised and they've been further disempowered, then of course we'll hit the streets. Not only here, but as I told you, we will go for fast hunger strike, protests in front of all major constitutional institutions in India. That's it. ये मुझे जो है और किसी की क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आज तक हम बात करें तो जितने भी लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए हैं या फिर जो रिसेंटली जो रिड्रा किया गया है मैट को और अब ये नई कंट्रोवर्सी जिसका अभी आपने जिक्र किया कि नॉन लोकल वोटर्स एनरोल हो गए, क्या आप समझते हैं कि इस तरीके के मूव्स और इस तरीके के जो लॉज यहाँ पर अभी तक 5 अगस्त के बाद देखने को मिले, ये पहले से जो एप्रीहेंशन था डेमोग्राफिक चेंज का, ये अब कुछ हकीकत में तब्दील हो रहा है? I think 15 अक्टूबर को we will know. 1st अक्टूबर को, I'm sorry. 1st अक्टूबर को we will know everything. नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ. And I will tell you in all humility मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ. ऐसी बात नहीं है. फारूक साहब ने फ़ोन किया. फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है. Politics apart, I don't agree with his politics. I have a lot of respect for him. But reality is that all party meetings, when they are not to be taken seriously, then they are conducted over media publicly. When they are taken seriously, you would never know that we met. So अगर सीरियस होता तो आपको तो पता ही नहीं होता हम मिले होते. अब वो एक महतरमा बोलती हैं आप ऑल पार्टी बुलाओ, वो फ़ोन करते हैं और सबसे बड़ी बात है कितना प्रिटेंड करें. 24 घंटे हम एक दूसरे को सियासी गालियाँ दे रहे होते हैं. आंखों का लिहाज होता है. कल ही गाली दी है मैंने, परसों उन्हें दी है. वहाँ बैठकर कितना हम प्रिटेंड करें लोगों को भाई एवरीथिंग इज हंकी डोरी. एंड आई बिलीव कि ये जो ये ऑल पार्टी है, द आउटकम ऑफ दिस विल नॉट चेंज वेदर वी गो टू द ऑल पार्टी और नॉट. एंड आई विल अगेन से दैट इन फ्यूचर फारूक साहब अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े एक फ़ोन कॉल करके बोले सजाद इधर आओ, मैं उठ के चला जाऊँगा. हमारे से सीनियर हैं, मैं उठ के चला जाऊँगा. बट महबूबा जी डेस्परेट टू रिट्रीव हर ग्राउंड बोलेगी मैं बोलती हूँ ऑल पार्टी, वो हुक्म निकालेंगे. महाराजा हरी सिंह का टाइम गया. इफ़ यू हैव टू डू समथिंग सीरियस, यहाँ हमने PhD बनाई, आप लोगों को क्या पता चली? बिकॉज इट वॉज डन विदाउट द गेज ऑफ मीडिया. सो अगर आप अंडर द गेज ऑफ मीडिया कोई चीज़ कर लेते हैं, देन इट लूजेस इट्स रेलेवेंस. दैट मीन्स इट्स पॉइंट स्कोरिंग. आई डोंट वांट टू बी एनी पॉइंट स्कोरर. न पियर अंजस न पियर मंजस. न मैं इसकी जो जाएगा मैं वो भी वेलकम करता हूँ, जो मेरी तरह यहाँ बैठेगा मैं वैसे भी वेलकम करता हूँ. हाँ, इफ़ समथिंग कंक्रीट कम्स विच वी फील इट इज़ गुड, देन वी विल ऑल्सो सपोर्ट देम. इफ़ दे फील, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर 1 अक्टूबर को कोई गलत खबर आई, अगर हम जाते हैं वहाँ तो वो भी हमको फॉलो करे, हम भी सब बैठते हैं. तो दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल. अच्छा ठीक है. दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले.